नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज मुद्दा है अल्पसंख्यकों पर दोहरी राजनीति से जुड़ा हुआ। भारत में नूपुर शर्मा प्रकरण के बीच पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यहां कुछ लोगों ने एक हिंदू मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया। साथ ही भगवान की मूर्तियां और पुजारी के घर पर तोड़फोड़ की गई। कोरांगी में श्री मारी माता मंदिर पर बुधवार देर रात हमला हुआ। पाकिस्तान पुलिस ने इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ बाइक सवार आए और उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। आपको बता दें, ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक बंटवारे के वक्त पड़ोसी देश में कुल 428 बड़े मंदिर थे। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया और वहां दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। आज आलम यह है कि यहाँ सिर्फ 20 बड़े मंदिर बचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नूपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी पर भारत को चेताने वाले वही अरब देश अब मौन क्यों हैं। तुर्की जैसे कुछ देश तो पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल में तोड़फोड़ होती है तो ओआईसी या फिर दूसरे मुस्लिम देश चुप्पी साध लेते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों, दोहरा व्यवहार क्यों? वहीं एक गलत बयान पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरब देश लाखों उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे चीनी अत्याचारों पर खामोश क्यों रहते हैं? ये अरब देश कई बार चीन के उइगर मुस्लिमों के शोषण के बजाय उसका समर्थन करते नजर आए। उइगर चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले मुस्लिम हैं। इनकी आबादी लगभग 1.20 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन उइगर मुस्लिमों का पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से शोषण करता रहा। चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार से लेकर जबरन मजदूरी कराने, जबरन नसबंदी कराने और महिलाओं से रेप के आरोप हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने नजरबंदी कैंपों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना रखा है। लेकिन मुस्लिम देश न केवल उइगर मुस्लिमों के मामले में चीन का समर्थन करते हैं, बल्कि उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा चलाए जा रहे वैश्विक कैंपेन का भी समर्थन करते रहे। अरब देशों के कम से कम 6 देशों मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई ने चीन के इशारे पर न केवल उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिया, बल्कि चीन को डिपोर्ट भी किया। दरअसल चीन जैसे ताकतवर देश को नाराज करने की अरब देशों की हिम्मत नहीं है। ये मुस्लिम देश मुस्लिम हितों से ज्यादा अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हैं, तय करते हैं कि कहाँ आलोचना करनी है, कहाँ नहीं। चीन मुस्लिम जगत में अपनी जड़ें काफ़ी गहरे तक जमा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 मुस्लिम देशों में 600 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चीन ने कुल 400 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड चीन में हो रही इन यातनाओं पर आंखें मूंदे रहता है। कोरोना महामारी के दौरान चीन ने मुस्लिम वर्ल्ड को फ्री में वैक्सीन की 1.5 अरब डोज दी थी। साथ ही कई मुस्लिम देशों का चीन की तरह ही मानवाधिकार के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसीलिए ये देश उइगर जैसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं, जिससे उनके यहाँ मानवाधिकार हनन के मुद्दों पर चर्चा ना हो। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम मुद्दा में और समझेंगे कि आखिर क्या आर्थिक स्वार्थ हितों को देखते हुए इस तरह के कदम नहीं उठाए जाते। और अब जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, पाकिस्तान में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर दोहरा मापदंड क्यों होता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं अश्विनी शाही, नेता भारतीय जनता पार्टी, साथ ही मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव, सामरिक मामलों के जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि भारतीय मुद्दों को लेकर तो ओआईसी का जो पूरा संगठन है वो जोर शोर से चिल्ला रहा था, लेकिन ऐसे मामले जब अल्पसंख्यक जो दूसरे देशों में है उन पर कोई अत्याचार होता है या भारत से जुड़ा कोई मुद्दा होता है दूसरे देशों में, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, ये भारत के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ, भारत में कोई अल्पसंख्यकों को बराबर का दर्जा दिया हुआ है। हर सुख सुविधा जो लोक कल्याण की नीतियां होती हैं सबके लिए लागू होती हैं, मगर एक नैरेटिव सेट करके इन चीजों को बढ़ाया जा रहा है। ओमान के मुफ्ती जो है एक तरह से लिखा पढ़ी में भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और उनको पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। उइगर मुसलमानों के लिए आपने इतना बोला, उसमें 2 चीजें मैं बता देता हूं। वहां पर कुरान की प्रतियां जलाई गई थी चाइना में, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला।
ये इन लोगों को जहां जितनी मस्जिदें थी तोड़ी गई, मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बनाए गए। फ्रांस में एक बार जो है कोई एक कार्टून बन गया था, उस कार्टून के बाद जो किसी की हत्या गला काटा गया, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने पूरे देश में जो है वो वही कार्टून बनवा दिया गया। उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई। ओआईसी सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने के लिए वो एक ऐसा संगठन है। वो 370 में भी बोला, हमारे 3 तलाक में भी बोला, सीए पर भी बोला, हमेशा कुछ न कुछ एक स्टेटमेंट जारी करके और किनारे हो जाता है। लेकिन हिम्मत नहीं होती है चाइना के खिलाफ बोलने की। और किसी के, आप चाइना की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कतर की बात कर रहा हूं। वहां सिया सुन्नी में देखिए किस तरीके से भेदभाव होता है, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने कहा, मैं और हमारा दल पूरी तरीके से उसकी मुखालफत करता है कि भाई चलिए, किसी के धर्म पर हमको हमला नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा धर्म हो या किसी का हो, सबका सम्मान होना चाहिए। मगर यही बात जाकिर नाइक ने कह दिया, उसका कहीं विरोध नहीं किया गया। कोई पूरे विश्व में किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। जाकिर नाइक तो चिल्ला के ये बात कह रहे थे, उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास उसका वीडियो है जी। तो ये एक तरह से भारत में जो माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, इस पर एक दिखाया जा रहा है विश्व के फलक पर कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अब ये किया जा रहा है। आपने बताया 428 मंदिर थे, आज 20 मंदिर बचे हुए हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान और क्यों नहीं ओआईसी उस पर आवाज उठाता है? क्योंकि वहां अल्पसंख्यक जो है, कितने संख्या में से आज भी 20-25 लाख की संख्या में अल्पसंख्यक वहां है जो हिंदू हैं। वहां हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। बाकी वहां मत जाइए, कश्मीर में किश्तवाड़ में एक मंदिर तोड़ा गया अभी पिछले हफ्ते, उसके लिए किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, क्योंकि वहां पर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया गया है। और बार बार मैं कहना चाहता हूं कि चाइना पर, मैं एक टेलीविजन चैनल पर था, एक दूसरे चैनल पर, जहां पर थोड़ा सा सरकार विरोधी भी चीजें चलती हैं, वो तरस नहीं है जी। उन्होंने चाइना पर, जैसे मैंने बोला बीच में, उन्होंने हमको टोक दिया। यही मुद्दा मैंने उठाया, लेकिन उन्होंने रोक दिया। तो हिंदुस्तान में भी रहकर लोग जो है वहां के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। ये मेरा कहने का मतलब। बिल्कुल। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, आखिर मुस्लिमों के प्रति जो ताकतवर मुस्लिम देश हैं, जो उनके पैरोकार हैं, जो ये कहते हैं हम मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं दूसरे देशों में, ऐसे समय पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं? देखिए, ये उनका निसंदेह एक डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है, उनका दोहरे मानदंड है। और उनका जो वास्तविक जो चेहरा है वो अवसरवादिता का चेहरा है। चाइना से उनकी चूंकि आर्थिक रूप से चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको लाभ हो रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक चाइना जैसे राष्ट्रों के जाल में वो फंसते जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन उनको अभी तात्कालिक रूप से चाइना से जो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से वो चाइना के द्वारा वीगर मुस्लिम्स के ऊपर किए जा रहे दमन, शोषण, बर्बरता के ऊपर वो चुप्पी साध जाते हैं। चाइना चूंकि एक ताकतवर मुल्क है, बहुत ही सख्त कार्रवाई करता है, अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, जाहिर है कि वो लोगों की नहीं सुनता। वो वहाँ पे पॉलिट ब्यूरो जो डिसीजन एक बार ले लेती है, वो एक जो तानाशाही वाली व्यवस्था है, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें चाहे वो कोई मस्जिद गिरानी हो, चाहे वो कुरान को जलाने का निर्णय ले लेना हो, चाहे वो जो मुस्लिमों की दाढ़ी काटना हो, उनके दुकानों को बंद करना हो, हलाल जितने मीट वगैरह है उसको बैन करना हो, हर तरीके का जो बर्बरता, दमन, शोषण वीगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जिनजियांग प्रोविंस में हुआ है, और जाहिर है कि उसके खिलाफ ये मुस्लिम देश नहीं बोलते हैं। जबकि भारत, जो कि विश्व का एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है, और ऐसा लगता है कि ये जो राष्ट्र है, ओआईसी जैसे जो संगठन है, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र हैं, कभी कभी भारत को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन मैं ये कहने के बाद अब ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अब भारत समय आ चुका है कि भारत सरकार को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत में किसी भी तरीके का रिलीजियस इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हो। और यदि ये जो क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर चीजें की जाने की कोशिश की जाएगी, और इस आधार पे जैसे किश्तवाड़ की भी घटना जो का जिक्र किया सुनील जी ने, अन्य जो ऐसी कोई घटना अगर करने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि भारत सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी थ्रेट्स वगैरह इशू करने की अगर कोशिश की गई, किसी भी तरीके की हिंसा करने की कोशिश की गई, तो वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा अपराध होगा, जो कि अभी हाल के समय में एक बयान के माध्यम से हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस संदर्भ में अपने रुख को बहुत ही सख्त तरीके से प्रस्तुत करना होगा, और ये मुस्लिम देशों को
जो कि डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। ओआईसी जैसे संगठन है, पाकिस्तान जैसे जो अवसरवादी राष्ट्र है, कट्टरपंथी राष्ट्र है, आतंक परस्त राष्ट्र है, उनको भी भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है, कड़ी आलोचना की है। ओआईसी की भी आलोचना भारत सरकार ने की है और पाकिस्तान की भी कड़ी आलोचना की है कि इस तरीके से ये जो संगठन है, ये राष्ट्र भारत के मामलों पे तो कहने का, बोलने का कोई हक नहीं रखते हैं। पाकिस्तान जैसा राष्ट्र तो बिल्कुल कोई फेस यानी एक रखता ही नहीं आबादी है। जिसके पैरोकार ये देश बनते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि वास्तविकता ये है कि वो उनके पैरोकार नहीं, दोहरा चेहरा लेकर, दोहरा मापदंड लेकर वो वहां पर रहते हैं। मंजू सेठ, यही समझना चाहते हैं हम आपसे कि अब जो एक आबादी है, चाहे कहीं के भी अल्पसंख्यक हों, उनको ये समझना होगा कि जो उनके पैरोकार देश बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता को समझना होगा, उनकी पॉलिसी को समझना होगा और इस तरह की चीज़ों से उन्हें भी बचना होगा। और इस तरह का भी एक प्रोटेस्ट कम से कम होना चाहिए कि जो लोग पैरोकार बनते हैं वो अगर सही रूप से पैरोकारी कर रहे हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन केवल वो एक सियासत के तौर पर या स्वार्थ के तौर पर उनकी हिस्सेदारी को तय करते हैं और जब उनकी मर्जी होती तब उस मुद्दे को उठाएंगे, तो इससे बचना होगा। हाँ, बिल्कुल सबको देश में देखना होगा कि क्या सच है, क्या झूठ है और क्या लोगों की बातों में, जैसे आपने कहा, जो उनके कहते हैं हम आपके रक्षक हैं और या आपके पैरवी करते हैं, तो बिल्कुल समझना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे मनी टॉक्स, तो चीन का भी आपने जैसे कहा और संजीव ने भी कहा कि ये जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत सारे एक्सपोर्ट भी करते हैं गल्फ कंट्री से, ऑयल एंड गैस, अदर रॉ मटेरियल्स, तो इसलिए उनके ऊपर उनकी जो डिपेंडेंस है और जो उनके ऊपर निर्भरता है, दैट ऑल्सो वो भी एक रीजन है कि वो चाइना को कुछ नहीं कहते हैं और आपने जैसे कहा कि सपोर्ट भी करते हैं कई देश। तो ये तो मनी टॉक, पावर टॉक्स, तो वो चाइना जैसे बहुत पावरफुल अपने आप को बना चुका है और सब जगह इन्वेस्ट करते हैं और सब जगह अपना रखते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस पर दबाव बना रहता है कि आप कुछ करेंगे तो हम आपका ये सब बंद कर दें। चीन का ये अप्रोच रहता है, हेवी हैंडेड है, लेकिन अप्रोच, और वो मुझे लग रहा है आजकल की दुनिया में वर्क कर रहा है उनके लिए, तो वो उसको ही कर रहे हैं और सारे लोगों को, सब देशों को उन्होंने अपना बता दिया कि ये हमारा पॉलिसी है, आप हमारे अंदरूनी मामले में बात नहीं करिए, और वो नहीं करते हैं। इंडिया जैसे आपने कहा कि हम लोग तो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओपन कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब ऑफिशियली सब कुछ हम लोग अपना अलाउ करते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट को के ऊपर इतना अभी तक जब एक्शन ले चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, गवर्नमेंट ने भी बता दिया कि इट्स नॉट गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर भी दबाव बनाने की कोशिश जारी है। रिश्ते जब हम बनाते हैं देश में, जब हम ये सोचते हैं कि हम एक देश से व्यापार करते हैं तो शायद हमारे देश में उसका व्यापार रहेगा, उसकी स्थिति अच्छी होगी, फिर हम उस आधार पर तय करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश का भी व्यापार दूसरे देशों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या अब संबंध इस आधार पर तय होंगे? अब आवाज़ इस आधार पर उठाई जाएगी कि कौन व्यापार में कितना मजबूत है या किसने कितना पैसा कहाँ लगाया। जिन बड़े देशों के साथ हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर हैं या जिनका ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ लगा है, उस स्वार्थ को देखते हुए क्या हम मुद्दे उठाना शुरू करेंगे? इसीलिए क्या लगता है कि जो आज मानवता को लेकर या जो एक समुदाय विशेष है, जिनको लगता है कि उनके हित के बारे में सोचा जा रहा है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं जब उन्हें ये पता लगता है कि दरअसल आवाज़ उनके अपने हित के लिए नहीं उठाई जा रही है। आवाज़ जो लोग पैरोकार बने हुए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए और आर्थिक स्वार्थ के लिए वहाँ पर पैरोकारी कर रहे हैं। इन चीज़ों को मूल परिदृश्य में हमें समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं व्यापार को देखते हुए। जिस तरह से पाकिस्तान में जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर चुप्पी साधते हुए देश नजर आते हैं। लेकिन हैरानी तब हो जाती है जब वो अपने ही समुदाय के लोगों का हित नहीं साध पाते और बड़े देशों के या तो चंगुल में फंसते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके आर्थिक हालात ऐसे होते हैं कि वो अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। उस तरह की स्थितियां पैदा करते कि उनका अपना स्वार्थ, उनका अपना हित सदता रहे और बाकी समुदाय की आवाज़ वो उसी हिसाब से उठाएंगे जहां पर उनके स्वार्थ, उनके हित साधने की ज़रूरत पड़ेगी। संजीव जी, हम यही चीज़ समझना चाहेंगे, चूँकि व्यापार की बात की, चाइना का व्यापार जो है वो कई देशों में काफ़ी कुछ है और अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 अरब की जो कोरोना की जो वैक्सीन देशों को दी गई थी, इस तरह से अगर हम तय करेंगे चीज़ों को, इस तरह से मानवता को हम तय करेंगे तो फिर किस तरफ जाएगी दुनिया?
देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं, उनके पूरे अप्रोच में शुरुआत से ही ये समस्या रही है कि वो अपने जो स्वयं का जो क्षेत्र का जो विकास है, अपने राष्ट्रों का, उस क्षेत्र का के राष्ट्रों का जो विकास है, उसके ऊपर वो दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी दिखाई। कभी वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे और अमेरिका ने उसका पूरा फायदा भी उठाया। अमेरिका ने जो वेस्ट एशिया से जो ऑयल है वो बहुत ही जाहिर है कि बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया और अपने डॉलर्स के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव को, अपने इंटरवेंशन को बनाए रखा। शिया सुन्नी का जो डिवाइड है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, उसको भी अमेरिका ने बहुत ही एक दूसरे के विरुद्ध प्ले आउट किया। और जाहिर है कि यदि ये जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं वो जो उन्होंने अपने स्वयं के जो आत्मनिर्भरता की तरफ, जिसकी की बात हम भारत में करते हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया होता, अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दिया होता, दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहे होते, तो आज मिडिल ईस्ट की ज्यादा अच्छी स्थिति होती। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्रों के बीच की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डिपेंडेंसी उनके अंदर का अप्रोच रहा है, कभी अमेरिका और वेस्ट और अभी वो चाइना की तरफ वो डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। और इसी वजह से व्यापार का लालच किस तरफ जाएगा? व्यापार का लालच उन्हें जाहिर है कि चाइना के कर्ज के जाल में फंसाएगा। चाइना की जो एक डेब्ट कैप की जो डिप्लोमेसी है, जिसकी कि मैं चर्चा करना चाहता था कि ये जो चाइना पूरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में जो पैसे वगैरह लगा रहा है, वो उनके विकास के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए लगा रहा है। और ये चाइना जो ये पैसे दे रहा है वो लोन के तौर पे दे रहा है। बड़े वहां पे चाइनीज वर्कर्स भी जाकर के बसेंगे, जैसा कि आप पाकिस्तान के केस में देख सकते हैं। और वो जाहिर है कि चाइना की जो मंशा है पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की है, उसी तरीके से पूरे विश्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने की है। तो इससे जो है पूरे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जो राष्ट्र हैं, वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे और इनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जाहिर है कि अगर वो भारत जैसे राष्ट्र के साथ अगर बेहतर संबंध बनाते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक जिम्मेदार राष्ट्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है, सामरिक शक्ति भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो चाइना के दबाव में ज्यादा आ गए हैं और जाहिर है कि ये उनके भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है मंजू जी, कहीं ना कहीं जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं या विदेशों में रहने वाले दूसरे देशों के अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए तो बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी जब सही समय पर उनके लिए सही आवाज नहीं उठेगी। किस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है देश की तरफ से? इंडिया की तो पॉलिसी बहुत क्लियर है। पहले यहाँ डायस्पोरा की तरफ थोड़ा सा भी इसमें हम वोकल नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल हम लोग उनकी हिमायत करते हैं, उनकी हितों की बात करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंडिया की पॉलिसी रही है कि उनके कंसर्न्स को रेज किया जाए और उनकी हित की बात की जाए। और अभी भी आप पाकिस्तान का ही देख लीजिए, हमने हमेशा जब भी वहाँ पे कोई ऐसे होते हैं, हमने प्रोटेस्ट भी लॉन्च करते हैं, उनको बोला और उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बोलते हैं इनको कि आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए और और हम कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए जो पॉलिसीज हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी तरफ भी हम तवज्जो देते हैं ताकि लेकिन जिस तरह की स्थिति मंजू जी सामने आई, 428 मंदिर हुआ करते थे, उसके बाद अब मॉल बन गए, वहाँ पर रेस्टोरेंट बन गए, होटल बन गए, उससे तो ये लगता है कि बहुत मजबूती से लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। फिर चाइना के हमने अगर उइगर मुसलमानों की बात करी, इसका मतलब ये दूसरे देश भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्थिति तो जस की तस बनी हुई है। थोड़ा सा तो ये इंटरनेशनल जो स्पा गेम चल रहा है, आप देखेंगे कि उसके तहत थोड़ा सा मुश्किल, सब कंट्रीज हेजिटेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजंस के लिए और अपना हित देख रहे हैं। सब हमारा हित है तो वो बोलेंगे, उनका हित नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे। ये ज्यादातर यही पॉलिसी सब कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरफ है, कितना हम बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते, सब अपने ये देख। अश्विनी जी संक्षेप में जवाब लेना चाहेंगे, क्या लगता है कि फिर सियासत यहाँ पर आती कि आप अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं, तो हम अपने देश में उनको परेशान करते हैं, फिर लगता नहीं कि इस तरह का रास्ता खुल जाता है और इस तरह से फिर एक गंभीर समस्या जन्म लेती है? देखिए रविंद्र जी, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है कि आप वहां पर अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे तो हम लोग परेशान करते हैं। अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाला देश हिंदुस्तान नहीं है। इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, इस कोरोना में देखिए सबको वैक्सीन लगा, सबको दवाई दी गई, मैंने भारत की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है और अगर सही समय पर सही समस्या का समाधान सही जगह नहीं उठाया जाता या जिन लोगों को हमने सुनिश्चित किया वहां पर अगर ऐसी स्थिति आती नहीं तो
वहां पर स्थिति अगर जैसे भी आती है, देखिए अगर हिंदुस्तान के अगर परिप्रेक्ष्य में आप सोच कर चल रहे हैं, चाहे बाहर के लोग जैसा कर रहे हैं, पाकिस्तान में जैसा आपने पाकिस्तान में जिक्र किया, तो हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है, हम अपने को मजबूत कर रहे हैं। और हम लोग देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ आपकी बात खत्म करूंगा कि हिंदुस्तान जो है आज अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि आज इन खाड़ी देशों का महत्व कहाँ है, सिर्फ डीजल पेट्रोल और वो दे रहे हैं। आज जो है 20% एथेनॉल हम पेट्रोल डीजल में मिलाना शुरू कर दिए, यानी कि 20% का कंजम्पशन जो 60% के आसपास उनसे आता है उसमें हम कम करने जा रहे हैं। और हम बिजली की गाड़ियां 3-4 साल में हम अपने यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, तो हम अपने हितों को देख चले जा रहे हैं, अपने देश की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो पॉलिसीज तय होती हैं, ये जो दोहरी नीति अपनाई जाती है, इससे एक विशेष समुदाय जिसके आप पैरोकार होते हैं, उनसे जिस तरह की उम्मीदें की जाती हैं वो उम्मीदें टूटती नजर आती हैं। और जब इस तरह की स्थिति बनती है तो एक विशेष समुदाय जो कम संख्या में वहाँ पर होता है उसको मायूसी हाथ लगती है। इसलिए अब लोगों को भी ये सोचना होगा कि हमें किस तरह के लोगों को चुनना है और सत्ता तक पहुँचाना है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।